नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकिता। अब आईपीएल का 49वां जो मुकाबला है वो खेला जाएगा कोलकाता बनाम गुजरात के बीच में। ये मैच जो है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि गुजरात की टीम जो है वो पिछला मैच जो है वो जीत कर आ रही है। हौसले बुलंद इस टीम के। तो आईपीएल का 39वां मैच जो है वो खेला जाएगा आज। ये मैच जो है वो कोलकाता के साथ खेला जाएगा, गुजरात के साथ ये मैच खेला जाएगा, यानी कि कोलकाता बनाम गुजरात के बीच में ये मैच शाम 7:30 बजे ये मैच खेला जाएगा, जहां पर नजरें जो होंगी वो होंगी दोनों ही कप्तानों पर। पॉइंट्स टेबल की बात करें तो गुजरात की टीम जो है वो पॉइंट्स टेबल पर पहले पायदान पर है और केकेआर की टीम जो है वो 7वें पायदान पर मौजूद है, यानी कि 7वें और पहले पायदान की लड़ाई है। ये मैच इंटरेस्टिंग इसलिए होगा क्योंकि पिछला मैच जो है वो केकेआर हार कर आ रही है। वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात की टीम जो है वो अपने सारे मैचेस जो है वो जीत कर आ रही है। क्या छठी जो जीत है वो गुजरात की होने वाली है, हालांकि वो गढ़ जो है वो कोलकाता को होने वाला है, जहां पर उनको हराना थोड़ा सा मुश्किल जो है वो यहां पर गिल के लिए हो सकता है। लेकिन गिल जो है वो अच्छी कप्तानी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी अगर थोड़ी सी बल्लेबाजी अच्छी कर लेते तो सोने पे सुहागा यहां पर गुजरात के लिए हो जाएगा। हालांकि मैच इसलिए भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि गुजरात की टीम जो है वो टेबल टॉपर है। अगर यहां से मैच को जीतना है तो आपको इस मैच में बने रहना पड़ेगा। प्लेऑफ की रेस जो है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाली है क्योंकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अब देखिए 30 से ज्यादा मुकाबले हो चुके हैं, अब थोड़े से सिनारियो जो है वो बनते जा रहे हैं। यहाँ पर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पहले पायदान पर जो है वो टीम यहाँ पर नजर आ रही है गुजरात की। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर, अगले ग्राफिक्स की बात करेंगे जहां पर दोनों ही टीमों के कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे। नजरें किस पर होने वाली है सबसे ज्यादा, तो नजरें जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर होने वाली है दोनों ही कप्तानों को लेकर, और खासकर दोनों के लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हम बात करें केकेआर की और गुजरात की तो दोनों ने 7 मुकाबले जो है वो खेल चुके हैं और जीटी को 5 में से 2 मैच में मतलब जो जीत मिली और 5 में जो है वो जीत मिली है। केकेआर की बात करें तो 3 मैच में जीत और 4 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। प्लेऑफ की रेस में अगर बने रहना है तो केकेआर को जो है वो बिल्कुल जीत चाहिए, क्योंकि अगर आपके खाते में जो है वो 4 हार है तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। प्लेऑफ की जो रेस है वो थोड़ी सी यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाएगी दोनों ही टीमों के लिए। लेकिन केकेआर की बात करें तो केकेआर के लिए कप्तानी के तौर पर यहाँ पर रहाणे जो है वो उनको अच्छी कप्तानी के साथ साथ बल्लेबाजी भी अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि बैक टू बैक अगर आपको हार मिलती है तो ये हार जो है वो आपको प्लेऑफ की रेस से भी डिस्क्वालीफाई कर सकती है। इसके अलावा जीटी जो है वो काफी बैलेंस नजर आ रही है। उनकी बल्लेबाजी हमने देखा कि पिछले मैच में बल्लेबाजी जो है वो जॉस बटलर ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और बल्लेबाजी के साथ साथ ही इनका जो टीम कॉम्बिनेशन रहा है ना वो काफी बैलेंस रहा है। अब हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है, पिच कैसे रिएक्ट करने वाली है, या फिर दोनों ही टीमों का कॉम्बिनेशन जो है वो क्या कुछ कहने वाला है। साथ ही साथ दोनों टीमों का जो कनेक्शन रहा है यानी कि कॉम्बिनेशन रहा है वो सब कुछ क्या कुछ कहता है उस पर भी हम बात करेंगे। तो टीम का क्या कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन रहने वाला है। साथ ही साथ अगर हम प्लेइंग 11 की भी बात करेंगे, पिच की भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर अगले टॉपिक के बारे में कि क्या कुछ वहाँ की जो पिच है वो क्या रिएक्ट करती है। तो देखिए दोनों ही टीमों के कप्तानों को अपना बेहतर करना पड़ेगा। यहाँ पर गिल और रहाणे को अपने बल्ले से जो है वो अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तो आपकी टीम जो है वो जल्द से जल्द डिस्क्वालीफाई हो सकती है। रहाणे ने टोटल अगर रन्स की बात करें तो 7 मैच में 221 रन बनाए हैं। चक्रवर्ती और बटलर के प्रदर्शन पर नजरें होंगे सबकी, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ियों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है अपने पिछले मैच में। इसके अलावा दोनों ही टीमों के कप्तानों को अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। गिल रहाणे को बल्ले से काफी अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। हालांकि भले यहाँ पर गुजरात की टीम जो है वो अपने सारे मैचेस जीत कर आ रही है, 5 मैच जो है वो जीत चुकी है, सिर्फ 2 में उसे हार भी लिए। तो यहाँ से अपनी जो लगातार जीत का जो चैप्टर है ना उसको और भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। खासकर गिल को अपनी बल्लेबाजी से जो है वो अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। चक्रवर्ती की बात करें तो चक्रवर्ती ने केकेआर के लिए काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन बल्लेबाजी में जो है वो बाकी बैट्समैन को अच्छा करना पड़ेगा। सुनील नरेन की बात करें, उन्हें भी अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। क्विंटन डिकॉक हालांकि पिछले मैच में जो है वो 97 जो है वो नाबाद लौटे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें थोड़ी सी और अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। खासकर बल्लेबाजी के साथ साथ टीम कॉम्बिनेशन काफी अच्छा यहाँ पर दोनों ही टीमों को करना पड़ेगा। जीटी के लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं होने वाला ये मैच, क्योंकि वो अभी भी पॉइंट्स टेबल पर सबसे पहले पायदान पर जो है वो मौजूद है। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में कि क्या कुछ जो है दोनों ही टीमों का कॉम्बिनेशन रहने वाला है। अगर हम दोनों ही टीमों के रिकॉर्ड बुक की बात करें तो पलड़ा जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर गुजरात का भारी नजर आ रहा है। दोनों टीमों के बीच अब तक 4 मुकाबले खेले गए हैं
और इन 4 मुकाबलों में जो है वो गुजरात की टीम ने जो 2 मैच में जीत हासिल किया हुआ है और 1 मैच में जो है वो कोलकाता को जीत मिली है। तो पलड़ा जो है वो थोड़ा सा भारी यहाँ पर नजर आ रहा है टीम गुजरात की टीम का, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम बात करें तो दोनों ही टीम का जो बैलेंस रहा है ना वो काफ़ी बेहतरीन रहा है। और खासकर यहाँ पर रिकॉर्ड बुक भले ही यहाँ पर बैलेंस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा गुजरात के फेवर में रही है, लेकिन कोलकाता में हराना जो है वो बहुत ही मुश्किल टास्क होने वाला है यहाँ पर गुजरात के बैट्समैन को, गुजरात के कप्तान को। लेकिन केकेआर की टीम जो है वो थोड़ी सी डिसबैलेंस इसलिए हो जाती है क्योंकि टॉप ऑर्डर उनका एक मैच में चलता है, दूसरे मैच में नहीं चलता है। तो ऐसी बल्लेबाजी, ऐसी गेंदबाजी आपको नहीं करनी पड़ेगी। आपको हर एक मैच में एक जो है ना कंसिस्टेंट होकर प्रदर्शन करना पड़ेगा। अगर आप में वो कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप कहीं ना कहीं मैच को जो है वो अपने आप से दूर लेते जाएंगे। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि टोटल जो है वो 14 मैचेस खेले, 7 मैच आपके हो चुके हैं, यानी कि 7 मुकाबले और बचे हैं। इनमें से अगर 5 मुकाबले आपको जीतने तभी आप प्लेऑफ की रेस में क्वालिफाई हो जाएंगे और बड़े मार्जिन से जो है ना वो आपको मैच को जीतना पड़ेगा। मैच में जो है वो कहीं ना कहीं ये भी फैक्टर जो है वो रहा है कि अगर आप में वो काबिलियत है, अगर आप में वो कैलिबर है, तभी आप उस मैच को जो है वो ईजिली अपने नाम कर पाएंगे। अदरवाइज जितने मैचेस में आप जल्दी जो है वो विकेट गवा देंगे, वैसे वैसे मैच जो है वो आपके खाते से जो है वो दूर चला जाएगा। अब हम बात करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर कि पिच जो है वो क्या कुछ रिएक्ट करने वाली, क्योंकि पिच को लेकर जो है वो तमाम सवाल उठते हैं कि ये विकेट कैसी होने वाली है। तो ईडन गार्डन्स की जो विकेट है ना वो बल्लेबाजों के फेवर में रहती है, बल्लेबाजों को मुफीद रहती है। इस विकेट पर स्पिनर्स का जो है दबदबा जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है, यानी कि वरुण चक्रवर्ती यहाँ पर कमाल आपको दिखा सकते हैं। पहले बैटिंग करते हुए 40 मैच जीते गए हैं, इसके अलावा बाद में बैटिंग करते हुए 56 मैच में जीत मिली है। यानी कि जो रिकॉर्ड बुक यही कहती है कि भाई अगर आप टॉस जीते हैं तो सबसे पहले आप गेंदबाजी करिए, यानी कि चेस करते हुए यहाँ पर टीम जो है वो ज्यादा विजयी रही है। और टीम में हमने देखा भी है कि अगर टॉस आप जीतते हैं तो छोटी बाउंड्रीज है, ईडन गार्डन में जो है वो चौके छक्के की बरसात भी होती है। स्टार्टिंग में जो है वो बैट्समैन को मदद मिलती है क्योंकि पावर प्ले के दौरान जो है वो आप 30 यार्ड सर्कल में सिर्फ 2 ही खिलाड़ी आप लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पर बेनिफिट जो है वो बल्लेबाजों को रहता है, अगर बल्लेबाजी किसी भी टीम की आई। क्योंकि अगर हम बात करें जीटी की तो वहां पर भी अच्छी खासी बल्लेबाजी है, अच्छी खासी गेंदबाजी। और टॉप ऑर्डर अगर हम बात करें तो वहां पर जीटी का भी बहुत बैलेंस है। अगर हम बात करें जॉस बटलर की तो उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी पिछले मैच में। तो वो सारे के सारे जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है ना वो यहाँ पर अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकते हैं। खासकर ईडन गार्डन के मैदान पर छोटी बाउंड्रीज होती है जहां पर हमने देखा है कि हर एक मैच में जो है वो हाई स्कोरिंग मैच भी देखने को मिलते हैं, लो स्कोरिंग मैच भी होता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 200 प्लस का आंकड़ा जो है वो देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे दोनों ही टीमों के कॉम्बिनेशन के बारे में कि कॉम्बिनेशन जो है वो क्या कुछ कहेगा, यानी कि टीम कॉम्बिनेशन क्या कुछ रहने वाला है। गुजरात की टीम में बदलाव की जो है वो उम्मीदें बहुत ही कम नजर आ रही है, क्योंकि कोई भी टीम चाहती है कि वही प्लेइंग 11 उतरे। टॉप ऑर्डर में साई सुदर्शन, बटलर और शुभमन गिल जो है वो आपको अच्छी खासी बल्लेबाजी करते दिखाई दे सकते हैं। जॉस बटलर, ग्लेन फिलिप्स और कगिसो रबाडा जो है वो यहाँ पर विदेशी खिलाड़ी हैं और ईशांत शर्मा और सिराज जो है वो तेज गेंदबाजी का पूरा मोर्चा संभालेंगे। और गिल से जो है वो फैंस को खास पारी की उम्मीदें होंगी। भले ही टीम जो है वो बैक टू बैक जीत रही है, लेकिन शुभमन गिल का बल्ला जो है वो खामोश रहा है। अगर हम बात करें उनके हाईएस्ट रिकॉर्ड के बारे में तो 61 आई थिंक उनका एक हाईएस्ट स्कोर रहा है। एक बड़ी पारी उनके बल्ले से नहीं आई, लेकिन यहाँ पर दाद उनकी कप्तानी की देनी पड़ेगी। एक युवा खिलाड़ी जो है वो बहुत ज्यादा कप्तानी उन्होंने की नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऐसा कप्तानी वो करे जैसे वो काफी टाइम से टीम को लीड करते हुए आ रहे। तो यहाँ पर फैंस को उम्मीदें यही होंगी कि गिल जो है वो अच्छी खासी बल्लेबाजी करे। टीम जो है वो लगातार बैक टू बैक जीत रही है, तो वहां पर श्रेय जो है वो सारे बैट्समैन को जाता है। गेंदबाजी इनकी कमाल की है। मोहम्मद सिराज जो कि इससे पहले आरसीबी का हिस्सा थे, उसके बाद से लगातार उन्हें ट्रोल भी किया गया कि अब सिराज में मियां भाई में वो दम खम नजर नहीं आता, लेकिन उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से ये प्रूव कर दिया है कि अभी भी वो ललक जो है ना विकेट की वो उनमें मौजूद है और वो ललक जो है वो हमेशा बरकरार रहेगी, क्योंकि टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर सिराज ने किया था। और आईपीएल की बात करें तो आईपीएल में भी आरसीबी भले ही ट्रॉफी नहीं जीत पाई थी, लेकिन वहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन जो था ना वो सिराज का बेहद ही अच्छा देखने को मिला था। इसके अलावा जॉस बटलर की बात करें, जैसे ही उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने रिलीज किया, जीटी के खेमे में आया और वहां पर उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से प्रूव किया। पिछले मैच में आपने देखा होगा एक बेहतरीन बल्लेबाजी की। साई सुदर्शन का कंट्रीब्यूशन जो है वो नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हर एक मैच में अगर आपका टॉप ऑर्डर बैट्समैन चल गया, खासकर ओपनर्स अगर बल्लेबाजी अच्छी खासी कर लेते तो आप मैच को इजिली जो है वो जीत सकते हैं। और हर एक मैच में जो है वही देखने को मिला। टीम कॉम्बिनेशन जो है वो दोनों ही टीमों का काफी बेहतरीन है। लेकिन अब हम बात करेंगे जो है वो कोलकाता के कॉम्बिनेशन के बारे में कि वहां का कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है। टॉप
ऑर्डर कैसा रहेगा, मिडिल ऑर्डर कैसा रहेगा, गेंदबाजी कैसी होने वाली। तो अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में कि केकेआर की प्लेइंग 11 में क्या कुछ बदलाव होने वाले। केकेआर की बात करें तो केकेआर की टीम जो है वो एक बदलाव जो है वो कर सकती है। वो एक बदलाव क्या है? क्विंटन डिकॉक की जगह यहाँ पर गुरबाज को जो है वो मौका मिल सकता है। हालांकि क्विंटन ने अच्छी बल्लेबाजी पिछले मैच में की थी, लेकिन एक लगातार प्रदर्शन आपको करना पड़ेगा। मिडिल ऑर्डर में बात करें तो रहाणे, वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह पर दारोमदार रहेगा। गुरबाज, सुनील नरेन और आंद्रे रसल जो है वो विदेशी चेहरा इनके पास है। वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा गेंदबाजी का जो है वो मोर्चा संभालते हुए आपको नजर आएंगे। मोर्चा इसलिए भी क्योंकि हर एक मैच में जो है ना एक मैच विनर होता है। खासकर केकेआर की बात करें तो केकेआर की बल्लेबाजी बहुत अच्छी नजर आती है, लेकिन उसके बाद जब लास्ट ओवर तक मैच जाता है ना, वहां से प्रेशर जो है वो क्रिएट होने लगता है। हमने हर एक मैच में देखा कि केकेआर जो है वो लास्ट ओवर्स में जाकर मैच को हारती है। एक या दो मैच की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको अच्छी बल्लेबाजी के साथ साथ अच्छी गेंदबाजी भी करनी पड़ेगी। सिर्फ एक गेंदबाज के इर्द गिर्द आप मैच को नहीं जीत पाएंगे। वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो उन्होंने हर एक मैच में जो है ना वो अपने आप को प्रूव किया, अपने आप को एक अच्छी गेंदबाजी के तौर पर, अच्छी गेंदबाज के तौर पर उन्होंने स्पिन डिपार्टमेंट संभालने की जिम्मेदारी ली है। वहां पर उन्होंने नो डाउट बहुत अच्छा किया, लेकिन बाकी के गेंदबाजों को, बाकी के बैट्समैन को अच्छा करना पड़ेगा। सुनील नरेन की बात करें जिन्होंने 2024 में गदर मचा दिया था अपनी बल्लेबाजी से भी और अपनी गेंदबाजी से भी, लेकिन अभी तक के प्रदर्शन की बात करें तो पिछले एक या दो मैच आप छोड़ दीजिए, अदरवाइज उनका मतलब सुनील नरेन का जो प्रदर्शन रहा है वो देखने को नहीं मिला। वो टेम्परामेंट, वो कैलिबर नजर नहीं आया। इसके अलावा यहाँ पर सबसे ज्यादा नजरें जो होंगे वो वेंकटेश पर भी होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्राइस टैग जो है ना इनके कंधों पर भी है। 23 करोड़ की बड़ी रकम के साथ वेंकटेश जो है वो टीम में शामिल हुए हैं, तो आपको वैसा प्रदर्शन भी करना पड़ेगा। सिर्फ एक मैच में आप अगर कुछ अच्छा करते हैं तो वो बस आपको देखना नहीं है, आपको बाकी के मैच जीतने पड़ेंगे, क्योंकि 7 मैच जो है वो दोनों टीमों के हो चुके हैं और बाकी टीमों के भी 7-7 मैच हो चुके हैं। तो यहाँ से प्लेऑफ की रेस में अगर आपको मैच जीतना है ना, तो 7 में से 5 मैच में आपको एक बड़े मार्जिन से मैच को जीतना पड़ेगा। और ये मैच इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि एक तरफ गुजरात की टीम में जो युवा कैप्टन है शुभमन गिल और दूसरी तरफ होंगे रहाणे, जो कि बहुत एक्सपीरियंस उनके पास है, लेकिन अभी तक जो सिनारियो बन रहा है वो गुजरात का पलड़ा जो है वो भारी है। तो हमने बातचीत कर ली यहाँ पर केकेआर वर्सेस गुजरात के बीच में प्लेइंग 11 क्या होगी, पिच रिपोर्ट क्या कहेगी, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा। लेकिन हम बात करेंगे अब अपने शो के एक ऐसे सेगमेंट के बारे में जो कि आप सबने भरपूर प्यार दिया है। वो सेगमेंट है क्विज का। क्विज में आज का सवाल है आपके लिए ये है कि इनमें से कौन सी एक आईपीएल की टीम नहीं है। ऑप्शन आपके पास है गुजरात, एलएसजी, पीएसएल और आरआर। ये ऑप्शन आपके पास है कि इनमें से एक टीम जो है वो आईपीएल की टीम कौन सी नहीं है। ऑप्शन का सही जवाब देने वाले 3 प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार दिया जाएगा और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कर लीजिए www.tv9hindi.com को और सही जवाब आप देंगे तो आपको एक आकर्षक पुरस्कार भी मिलेगा। तो देखिए अब हमने बात कर ली यहाँ पर केकेआर और कोलकाता के बारे में, यानी कि गुजरात और कोलकाता के बारे में। अब हम बात करेंगे पिछले मैच में, यानी कि पिछली रात क्या कुछ हुआ था। एक धुआंधार बल्लेबाजी हुई थी, एक अच्छी खासी पार्टनरशिप बिल्ड हुई थी, यानी कि मुंबई वर्सेस चेन्नई के बीच में धमाकेदार मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था, जहां पर हार का बदला ले लिया था। यानी कि मुंबई इंडियंस ने चेन्नई को हरा दिया। 9 विकेट से जो है वो जीत आई है। आपको हम बताने की कोशिश भी करेंगे कैसे जीत आई है, तमाम मुद्दों पर भी बात करेंगे। मुंबई ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। बैक टू बैक 3 मुकाबले जो है वो मुंबई ने जीते हैं। चेन्नई को हरा दिया एक तरफा अंदाज में। 15 ओवर में ये पूरा मैच जो है वो खत्म हो चुका था। चेन्नई ने 177 रन का लक्ष्य दिया था और उस लक्ष्य को जो है ना वो 16वें ओवर के अंदर यानी कि मुंबई की टीम ने उसे हासिल कर लिया है और ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि 26 गेंद रहते हुए यहां पर टीम ने जीत हासिल कर ली। 9 विकेट से यहां पर मुंबई की टीम ने चेन्नई को हरा दिया है और प्लेऑफ की रेस से लगभग जो है वो चेन्नई की टीम बाहर होने वाली है, क्योंकि चेन्नई की टीम में वो दमखम नजर नहीं आया, वो कैलिबर नजर नहीं आया। हम कहते हैं ना कि बार बार अगर आपका टॉप ऑर्डर नहीं चलेगा ना तो आपकी बल्लेबाजी जो है वो धराशायी हो जाएगी। बड़े टोटल की तरफ आपको जाना पड़ेगा। वानखेड़े का मैदान हमने देखा है कि छोटा ग्राउंड है जहां पर अच्छी खासी बल्लेबाजी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी 177 रन के स्कोर पर यहां पर मुंबई के गेंदबाजों ने चेन्नई को रोक लिया था। उसके बाद क्या गदर मचा दिया। रोहित शर्मा की धमाकेदार बल्लेबाजी हमने देखी। सूर्य कुमार यादव, दोनों ही खिलाड़ी जो है वो ना वो नाबाद लौटे और नाबाद लौटना अपने आप में ये प्रूफ करता है कि वो कैलिबर जो हमने बार बार देखा है कि ट्रोल हो रहे थे, रोहित की बात करें या फिर सूर्या की बात करें, मुंबई की बात करें कि नाम बड़े दर्शन छोटे अभी लग रहे थे, लेकिन इस मैच में मुंबई के लिए अभी आईपीएल की शुरुआत हुई और खासकर रोहित शर्मा की जो है वो शुरुआत हुई थी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि कैसे शुरुआत हुई, यानी कि दोनों टीमों में किस तरीके से बल्लेबाजी और किस तरीके से गेंदबाजी हुई। तो चेन्नई की टीम की जो शुरुआत थी ना वो अच्छी नहीं रही थी, यानी कि शेख रशीद और यहाँ पर रचिन रविंद्र जो थे वो सस्ते में आउट हो गए थे। मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजों ने जो है वो रन बना लिए थे। जडेजा ने 53 और शिवम दुबे ने जो है वो 50 रन
की पारी खेली थी, धोनी ने फिर से फैंस को निराश किया। यानी कि 4 रन बनाकर जो है ना वो यहाँ पर धोनी आउट हो जाते हैं। और फैंस को निराश इसलिए भी किया क्योंकि यहाँ से फैंस जब आप बैक टू बैक 2 मैच जीतते हैं ना, उसके बाद ये लगता है कि शायद अब प्लेऑफ की जो उम्मीदें ना वो थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। चेन्नई की बात करें तो पिछले मैच में लखनऊ के साथ जो मैच हुआ था वहां पर एम एस धोनी ने मैच को जिताया था, फिनिश करके वो आए थे, नाबाद लौटे थे। लेकिन फैंस को उम्मीद थी कि शायद अब यहाँ पर धोनी जो है वो फैंस को, क्योंकि हमेशा ये टैग दिया जाता है कि अनहोनी को होनी करने वाले एम एस धोनी, लेकिन वहां पर अगर आप एक टोटल बहुत बढ़िया था, मतलब 177 या फिर 170 अगर आपने रन दिए हैं। और उसके बाद मुंबई की आपने बल्लेबाजी देखी होगी, पिछले मैच में कुछ खास प्रदर्शन नहीं था, रोहित शर्मा का टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं चल पाया था, लेकिन यहाँ पर रोहित ने अपने आप को प्रूव किया और कहा कि आईपीएल को अभी तक वो सीरियसली नहीं ले रहे थे, लेकिन 1% अगर हम बात करते हैं तो आईपीएल की शुरुआत जो है वो मुंबई के लिए हो चुकी है, क्योंकि रोहित शर्मा का जो है वो बल्ला बोल चुका है। अब गेंदबाजी की बात कर लेते हैं, मुंबई ने किस तरीके से यहाँ पर चेन्नई को हराया। तो मुंबई की तरफ से एक बढ़िया किफायती जो है वो गेंदबाजी देखने को मिली। मिचेल सैंटनर ने 3 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 14 रन खर्च किए, बुमराह ने 4 ओवर में सिर्फ 25 रन दिए, हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 2 ओवर में 13 रन खर्च किए और विल जैक्स ने 1 ओवर में सिर्फ 4 रन दिए। दर्शाता है कि यहाँ पर गेंदबाजी भी अच्छी हुई है और बल्लेबाजी भी अच्छी हुई, तो ये टीम कॉम्बिनेशन है। एक बार अगर आपने मुंबई इंडियंस को छेड़ दिया तो वो छोड़ेंगे नहीं। और हमने देखा भी है कि स्टार्टिंग की अगर आप मैच देखें, उठाकर देखें, पूरी आईपीएल हिस्ट्री को उठाकर देखेंगे आप, तो वहां पर मुंबई की टीम जो है ना पहले वो हारती है, उसके बाद जो है वो बदला लेती है और एक एक करके बदला लेती है। खासकर चेन्नई की बात करें तो जो पहला मैच खेला गया था, यानी कि मुंबई और चेन्नई, मुंबई ने जो पहला मैच चेन्नई के साथ खेला था, वहां पर चिपॉक स्टेडियम में जो है वो चेन्नई की टीम ने मुंबई को हराया था और बैक टू बैक उसके बाद हार का सामना यहाँ पर मुंबई इंडियंस को करना पड़ा। लेकिन अपने ही गढ़ में वानखेड़े का वो मैदान था जहां पर रोहित शर्मा, यानी कि लोकल बॉय कहे जाते हैं रोहित शर्मा, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया और आप तो आपने देखा भी होगा स्टैंड भी रोहित शर्मा के नाम बन गया। अब हम बल्लेबाजी की बात करेंगे, बल्लेबाजी किस तरीके से यहाँ पर मुंबई इंडियंस की देखने को मिली। सबसे ज्यादा ताकत जो है ना वो बल्लेबाजी यहाँ पर दिखाई दी गई। मुंबई इंडियंस ने अपने बल्लेबाजी में वो ताकत झोंकी और बल्लेबाजी में आपको बता दें कि पहला जो विकेट गिरा था वो मुंबई का 6.4 ओवर में गिरा था और सिर्फ और सिर्फ 63 रन वहां पर थे। और रोहित शर्मा ने यहाँ पर 45 गेंद में 76 रन की एक शानदार बल्लेबाजी करी और इसके अलावा सूर्य कुमार यादव ने 30 गेंद में 68 रन जो है वो जड़ दिए। रोहित शर्मा को यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच भी दिया गया है। और बड़ी बात ये, इंटरेस्टिंग बात ये भी रही है कि पहले वो भारतीय बल्लेबाज बन गए जिन्होंने 20 मैन ऑफ द मैच अपने नाम किए, यानी कि अब ये 20वां मैन ऑफ द मैच उन्हें दिया गया। और ये दर्शाता है कि रोहित जो है वो कप्तानी के साथ साथ बल्लेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं और बल्लेबाजी में हमने वो दमखम देखा। हालांकि अब कप्तान जो है वो हार्दिक पांड्या है, लेकिन मुंबई के लिए जो है ना वो अभी आईपीएल शुरू हुआ है, क्योंकि जब भी हमने देखा है कि रोहित का बल्ला बोलता है और खासकर चेन्नई के सामने रोहित शर्मा पिछले मैच में भी डक पर आउट हो गए थे, उनका विकेट 0 पर गिर गया था, तो वो बदला जो था वो लेना भी जरूरी था, क्योंकि अगर आपके रन्स नहीं आएंगे और एक बड़े आप प्लेयर हैं तो आप पर जिम्मेदारी होती है, पूरी टीम की जिम्मेदारी होती है कि आपको बल्लेबाजी कैसे करनी पड़ेगी। और खासकर 5 अगर ट्रॉफी मुंबई इंडियंस के पास मौजूद है, भले ही रोहित की कप्तानी में हो, रोहित ने अपने इंटरव्यू में भी यही कहा था कि भले आपका रोल बदला है ना, लेकिन जो माइंडसेट है, जो आपका दिमाग है, वो सिर्फ और सिर्फ जीत की तरफ रहता है और जीत जो है वो हर टीम को चाहिए होती है। और मुंबई की टीम की सबसे बड़ी खासियत यही रही है कि वहां पर यूनिटी, अगर आपके टॉप ऑर्डर जो है वो आउट हो जाते तो मिडिल ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी हमने अभी पिछले 2 मैच में देखी, जहां पर हैदराबाद के साथ मैच था और हैदराबाद की टीम जो है वो अपने हाई स्कोरिंग मैच के लिए जानी जाती है, लेकिन वहां पर तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, पिछले 3 मैच में जो है सूर्य कुमार यादव जो है वो गदर मचाते आपको नजर आया। और हर एक मैच जो है इसलिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर मुंबई इंडियंस के लिए, कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स दोनों ही टीमों के पास जो है वो 5-5 ट्रॉफियां मौजूद है। और सामने जब बड़े धुरंधर होते हैं जो बहुत टाइम से क्रिकेट खेल रहे हैं, आईपीएल को कवर कर रहे हैं, आईपीएल खेल रहे हैं, तो उन्हें ये भी पता होता है कि किस तरीके से बल्लेबाजी करनी है और विकेट के पीछे अगर माही है तो मैच का रुख बदल जाता है। लेकिन अभी तक फैंस को निराशा यहाँ लगी है और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या चेन्नई की टीम जो है वो सबसे पहले प्लेऑफ के लिए से बाहर होती नजर आ रही है, क्योंकि अगर आपने आगे के मैचेस नहीं खेले, क्योंकि अब सिर्फ आई थिंक 6 मैच और खेलने हैं आपको, और 5 मैच में अगर आपको जीत नहीं मिली और बड़ी जीत चाहिए, क्योंकि नेट रन रेट भी यहाँ पर चेन्नई का माइनस में है। और मुंबई की बात करें तो 6ठे पायदान पर मुंबई आ गई इस जीत के साथ, तो पॉइंट्स टेबल भी पूरा बदल चुका है, पूरा सिनेरियो बदल चुका है और मुंबई की टीम जो है वो कमबैक के लिए जाने जाती है, कमबैक हो चुका है। खासकर रोहित शर्मा का एक बेहतरीन नॉक खेली है और साथ ही साथ अगर हम बात करें विराट कोहली की, तो विराट कोहली भी आरसीबी के लिए जो मैच आपने पंजाब की तरफ से देखा वहां पर भी विराट कोहली भी नाबाद लौटे। तो ये एक बड़े प्लेयर्स की बड़ी निशानी होती है कि मैच में कैसे आपको, प्रेशर वाले मैच में कैसे जीतना है, क्योंकि स्टार्टिंग अगर आप मैच हारते तो थोड़ी होप रहती है कि भाई अभी आगे के मैचेस आपके पास बचे हुए,
आगे के मैचेस आपके पास बचे हुए हैं और मैच में किस तरीके से प्रदर्शन करना है, तो ये बहुत कुछ दर्शाता है। एक बड़े प्लेयर्स की बड़ी निशानी होती है। तो हमने अब बातचीत कर ली कि भाई मुंबई ने चेन्नई को हरा दिया, 9 विकेट से ये जीत जो है वो आ चुकी है मुंबई के खेमे में। और आज का मैच जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, गुजरात वर्सेस कोलकाता के बीच में। ये मैच काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक तरफ होंगे शुभमन गिल तो दूसरी तरफ होंगे अजिंक्य रहाणे। आपके हिसाब से दोस्तों क्या लगता है, कौन इस मैच को जीतने वाला है? कमेंट करके बताइए फटाफट से। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि स्पोर्ट्स 9 पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि एक भी अपडेट जो है वो मिस ना होने पाए।